बड़ा कदम उठाया है एसआईआर का। एसआईआर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, विशेष गहन संशोधन। हम भी चाहते हैं कि जैसे 4 जगह जिसका वोट है 1 जगह हो जाए। उत्कर्ष जी के हिसाब से प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा जो जनता किस चीज से पीड़ित हो रही है? जनता महंगाई की मार से पीड़ित है और जो जनता को चाहिए वो आप देख रहे हैं। कल मेरठ में एक बहन के साथ जो अपमान हुआ है, बहन को 4-5 जो बदमाश थे वो उठा ले गए। चलिए अब तो 27 के लिए अब क्या प्लानिंग, अब आगे क्या करें? 27 पे हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मानवर कांसीराम साहब सोचने लगे, सोचते सोचते उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि चौधरी आज मेरा सपना पूरा हो गया। हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 100 नंबर की व्यवस्था की थी, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े आला अफसरों को अमेरिका भेजा, न्यूयॉर्क। कहा देख क्या व्यवस्था, 100 नंबर की व्यवस्था क्या है, क्या पुलिस व्यवस्था है वहां। नमस्कार अनफिल्टर्ड देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच का आईना। और इस सच की शुरुआत आज हम करेंगे हमारे आज के मेहमान, जो युवा नेता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। नमस्कार उत्कर्ष पटेल जी। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बधाई। तो उत्कर्ष जी, शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप एक युवा नेता हैं, कब से आप राजनीति में कदम रखे हैं और क्या है आपका राजनीतिक इतिहास? लगभग हम लोगों ने 2007 से राजनीति की शुरुआत की। मैं छात्र जीवन से राजनीति में आना चाहता था और पहले जब याद है मुझे कि हम लोगों के राजनीतिक गुरु आदरणीय आर.के. चौधरी साहब, जब प्रचार चल रहा था मोहनलालगंज में, तो हम लोग जीप पे पीछे बैठकर पोस्टर लेकर पोस्टर लगाने का काम करते थे। वहीं से हम लोगों की शुरुआत हुई। हम लोगों ने लंबे टाइम तक बहुजन समाज पार्टी में काम किया। मैं कैडर कैंप मीटिंग में हम लोग जाया करते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी 2017 में हमने ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी में मैं शुरुआत में जिले का सचिव रहा, फिर मैं प्रदेश सचिव रहा, प्रभारी कई विधानसभा का बनाया गया। अब इस समय मैं समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव अम्बेडकर वाहिनी के रूप में काम कर रहा हूँ। प्रभारी हूँ बाराबंकी का। यही मेरा राजनीतिक करियर है और हम लोग यही चाहते हैं समाजवादी पार्टी की मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं। मतलब आप एक जमीन से जुड़ के आपने राजनीति की शुरुआत की। कैसे आप मार्केटिंग टीम से होते हुए अब आप जो एक पदाधिकारी, मतलब एक पद पे हैं, ठीक है, अधिकारी नहीं बोल सकते, पद पे हैं आप इस वक्त, ठीक है, और आप अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने शुरुआत जो की वो बीएसपी से की, ठीक है, और आप जो है आर.के. चौधरी जी के साथ में जुड़े रहे जी। तो मैं क्या ऐसा कहना सही होगा कि आप असल में आर.के. चौधरी जी के ही सपोर्टर हैं? मान लीजिए राजनीति में कोई ना कोई एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। हम लोगों ने अपना गुरु माना उनको और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे माननीय आर.के. चौधरी साहब, और हम लोगों को बढ़ चढ़ के उन्होंने भागीदारी, हिस्सेदारी दी। उसी की वजह से हम लोगों ने राजनीति में थोड़ा इंटरेस्टेड हुए तो राजनीति हम लोगों ने शुरू की। पहले मैंने बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत की और फिर जब लगा कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी में अब सही सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में आदरणीय आर.के. चौधरी साहब के साथ हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर। समाजवादी पार्टी आर.के. चौधरी जी ने 2017 में ज्वाइन की है, ठीक है। उससे पहले उनकी खुद की भी एक पार्टी थी। क्या है उस पार्टी का इतिहास, क्या जानकारी देना चाहेंगे? पार्टी से हम लोग निकाले गए, एक रैली हुई थी महाराजा बिजली पासी किले पर। जब रैली हुई, उस रैली में लोगों ने नारा लगा दिया, नेताओं ने नहीं, पब्लिक ने नारा लगाया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, आर.के. चौधरी जैसा हो। तो बहन जी के दिल में जो भी बात खटक गई हो, उन्होंने आर.के. चौधरी साहब को रात ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, उसमें बरखुराम वर्मा थे, आदरणीय आर.के. चौधरी साहब थे और कई नेता थे। इसमें मुख्य रूप से आदरणीय आर.के. चौधरी साहब थे, जिनको पार्टी से बहन जी ने रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको पार्टी से निकाल दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि बहन जी
पार्टी अपने सामने किसी को नेता नहीं मानना चाहती थी। माननीय कांसीराम साहब आर के चौधरी साहब को बहुत मानते थे, उनको स्टेट का पूरे कोऑर्डिनेटर बना दिया, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी। तो जो उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी खतरे में है, तो उन्होंने आर के चौधरी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में निकाल दिया। उसके बाद ही वो हम लोगों ने BS4 बनाया, उसी के जरिए से हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे, लोग हम लोगों से जुड़े, और BS4 से ही हम लोग लगभग 3 बार हम लोगों ने मोहनलालगंज से विधायक आर के चौधरी साहब रहे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं मायावती जी को कुर्सी का मोह था, उनको ये डर था कि लोगों के बीच में ये नारा फैल चुका है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आर के चौधरी जैसा हो, तो उस कुर्सी के डर के मारे उन्होंने वो फैसला लिया। अब बहुत हम लोगों को नहीं कहना चाहिए, हमारी नेता रही हैं, और मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि मायावती को पैसे की हवस है, और पैसे की आज जो स्थिति हो गई है, जो कभी मिशन मानवर कांसीराम साहब ने खड़ा किया था, आज उसी लाइन पे काम हो रहा होता तो आज बहुजन समाज पार्टी की हिस्सेदारी भागीदारी दिल्ली में होती। यही कारण रहा कि आज बहुजन समाज पार्टी आज जो स्थित है, वो यही कारण है। आप आर के चौधरी जी के साथ इतने समय से जुड़े हुए हैं, और ये क्या जो ये नारा लगा था जब ये वाला जी, तो क्या आपको ऐसा लगा कि आर के चौधरी जी के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी का कुछ मोह है, या वो बनना चाह रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री? मुझे नहीं लगा, विपक्ष को लगा कि इसमें, और जो गठबंधन की मेजोरिटी की सरकार थी उसमें आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि, और भी नेता थे उसमें, उन्होंने कहा कि मैं निष्पक्ष समर्थन दे दूंगा, आर के चौधरी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बहन जी को जानकारी हुई उस बात की, और हो सकता है दूसरे दिन सरकार गिर जाती और आर के चौधरी साहब मुख्यमंत्री होते, और रात में ही बहन जी को जानकारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और आर के चौधरी साहब को पार्टी से निकाल दी। काशीराम जी ने ही जो है मायावती जी को इतना ऊपर पहुंचाया, फिर उसके बाद जो एक मायावती जी की सोच रही, बीएसपी की जो एक सोच रही कि हाँ एक विजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुजन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या मायावती उसी समाज से जुड़ी रहकर भी उनके अंदर ऐसा क्या पैसे का मुंह आपको लगने लगा कि आ गया और सत्ता भी उनके हाथ से चली गई? अब देखिए, छोटी सी बात है, चाहे उसे छोटी मानी जाए चाहे बड़ी, कि बहुजन समाज पार्टी को मानवर कांसीराम साहब ने खून पसीने से सींचा है। बहन जी को मेहनत नहीं करनी पड़ी, मानवर कांसीराम साहब ने बहुत मेहनत की, और खासकर बहुजन समाज पार्टी बनाने में, मैं कुर्मी समाज से हूँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुर्मी समाज के लोगों की अहम भूमिका रही है बहुजन समाज पार्टी बनाने में। चाहे बरखुराम वर्मा रहे हो, सूर्यलाल पटेल रहे हो, तमाम नेता थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खून पसीने से सींचा। सूर्यलाल पटेल ने 14 कोल्ड स्टोर बेच के बहुजन समाज पार्टी को खड़ी करने में लगा दिया। तो बहन जी को दर्द नहीं हुआ, जो पार्टी जो मानवर कांसीराम साहब ने खड़ी की, हमको लगता बहन जी को दर्द नहीं हुआ। जो मिशन, जो कारवां मानवर कांसीराम साहब ने खड़ा किया, आज उसको बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया बहन जी ने। अच्छा, क्या हो सकता है बहन जी का सफर, क्योंकि हम लोगों को मुझे तो नहीं पता है फिलहाल कि बहुत ज्यादा डीपली बहन जी के बारे में मुझे कहने की इसलिए जरूरत नहीं कि वो हमारी नेता रही, इस पे ज्यादा चर्चा करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि बहन जी कुछ भी हो, हम लोग पार्टी में काम किए हैं, हमारी नेता रही। अगर बहन जी जो है वो, उनको अगर रियलाइज हो जाता है कि हाँ उनकी गलतियां, और वो अगर आर के चौधरी से अनुरोध करती हैं कि नहीं अब समाज को हमारी जरूरत है, हम लोग साथ में मिलकर आगे काम कर सकते हैं, तो क्या आर के चौधरी जी फिर से बीएसपी को सपोर्ट करके खड़ा करेंगे? देखिए, हम लोगों की मूल पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। जब हम लोगों को लगा, और आदरणीय आर के चौधरी साहब को लगा कि उन्होंने समाज के प्रति ऐसा दायरा जो खड़ा कर दिया बहन जी ने, कि एक जो जातिवाद का जो जहर बो दिया, उसी की वजह से हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी अलग हुए, और आज समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ हैं। इसलिए हमको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय कांसीराम साहब के सपनों का भारत कोई बना सकता है, तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अच्छा, आपने बताया कि कुर्मी समाज का बहुत अहम योग रहा है जी, वो बीएसपी को खड़ा करने में। एक हाल ही में बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये बोला
कि वो समाजवादी पार्टी में को जो है कुर्मी समाज जो है कुछ समझ नहीं रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे उस पर? आखिर मैं उनसे उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कुर्मी समाज की अहम भूमिका न होती तो हमारे बगल के बाराबंकी में आदरणीय मंत्री जी रहे हैं, और इससे पहले समाजवादी पार्टी में और भी कुर्मी समाज के नेता हैं। नरेश उत्तम पटेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष लंबे टाइम तक रहे हैं। और बेनी बाबू की धरती है, बाराबंकी की धरती देवा महादेवा की धरती है। आदरणीय नेताजी समाजवादी पार्टी में कुर्मी समाज के लोगों की भी अहम भूमिका रही। आज उत्तर प्रदेश में 11 कुर्मी समाज के सांसद हैं, और जिसमें एक सांसद अपना दल का है, 2 सांसद उसके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और 7 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। कहीं ना कहीं हिस्सेदारी भागीदारी समाजवादी पार्टी में कुर्मी समाज के लोगों को मिल रही है। इसीलिए आज कुर्मी समाज आज समाजवादी पार्टी की तरफ से भरी निगाहों से देख रहा है, उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। 2027 में अब चुनाव आने वाले, और अब पुरानी पार्टी जो थी उस पर बात करना बंद करते हैं, मौजूदा पार्टी में बात की जाती है। समाजवादी पार्टी से इस वक्त आप जुड़े हुए, क्या मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी लेके चल रही है अपने आगे वाले चुनाव के लिए? देखिए, हम लोगों को एक ऐसा नेता मिला है आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में, जो आधुनिकता से लैस उत्तर प्रदेश को समाजवाद के रास्ते पर उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। वो उत्तम प्रदेश उस सामाजिक न्याय की पहिया पर बनाना चाहते हैं, जिस सामाजिक न्याय की एक पहिया बाबा साहब अम्बेडकर की है, तो एक पहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। दोनों की विचारधारा का भारत बनाना चाहते हैं। तो ऐसे नेताओं के साथ मिलके जो काम करने में अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और सुनीलाल पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत बनेगा। इसी उम्मीद से हम लोग समाजवादी पार्टी का दामन थाम के काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग आताताई सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। अच्छा, भारत की बात कर रहे हैं, क्या विजन लग रहा है कि अगर यदि भाजपा की सरकार रही तो आने वाले समय में भारत कैसा होगा, या कोई और सरकार रही तो आने वाले समय में भारत कैसा होगा? किस भारत को आप कैसा चाहते हैं कि किस लेवल पे वो कैसा रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी कभी जात पात धर्म मजहब की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी हमेशा इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। मैं तो यही कहूंगा कि न मंदिर की बात करिए, न शिवालों की बात करिए, लोग भूखे हैं उनके निवालों की बात करिए। इस देश में लोग भूखे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को गुमराह करना अच्छी बात नहीं। मैं यही कहूंगा कि इस देश में आदरणीय मोदी जी से भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से भी वो बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात आप विपक्ष से करते हैं, तो हमको ये लगता है कि आपके प्रधानमंत्री में ताकत नहीं है, जो विपक्ष से ये सवाल करते हैं। आप ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं है, तो इस बात को सदन में कहने की जरूरत नहीं कि आप लोग बांग्लादेश के मामले पे चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? आपका प्रधानमंत्री ताकतवर नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि विपक्ष से कहते हैं कि आप बांग्लादेश का नहीं बोल रहे हैं। तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी से बेहतर विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, और भविष्य में आने वाले समय में आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी भारत में पढ़े, विदेश में भी पढ़े, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी भारत में पढ़े, विदेश में पढ़े, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश में और विदेश में पढ़े। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में देर सबेर भारत की राजनीति में आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखा जा सकता है। अच्छा, 2027 में चुनाव आने वाला है, और 2024 का जो हाल ही में चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ में थी, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उस चुनाव में इंडिया अलायंस का रहा है। और अयोध्या में जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, वहां से समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का मतलब मंदिर बनाने के बाद भी क्या उनका ड्रॉबैक रहा कि वो वहां से हार गए? निश्चित तौर पे लोग जान गए भारतीय जनता पार्टी नफरत की और मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। वहां आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जनरल सीट पे अवधेश प्रसाद जी को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि इस देश में और समाजवादी पार्टी में सभी लोग समान हैं, और उन्होंने जनरल सीट पे अवधेश प्रसाद जी को लड़ाकर सांसद बनाने का काम किया। तो इसके आभारी सभी लोग हैं। तो 2027 में
क्या इंडिया अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी या खुद इतनी मजबूत हो गई है कि अब अकेले वो जीत हासिल कर सकती है? वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। फिलहाल हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जैसा भी दिशा निर्देश होगा हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं। उत्कर्ष जी का मन क्या चाहता है कि समाजवादी पार्टी खुद इतनी मजबूत है कि जीत जाए कि इंडिया अलायंस के साथ चले? निश्चित तौर पे आगे भी ऐसा कारनामा हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने अकेले सरकार बनाई है। फिलहाल हमारे जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, जैसा उनका दिशा निर्देश होगा, फिर मैंने कहा कि ऐसा उनका दिशा निर्देश होगा वैसा काम किया जाए। हम लोग सिपाही हैं, हम लोग सिपाही की तौर पे काम करेंगे। चलिए, अब फिलहाल अब तो चुनाव में काफी समय बचा नहीं है, जी, ठीक है, क्या जो प्लानिंग है, क्या मास्टर स्ट्रोक समाजवादी पार्टी यूज कर रही है आने वाले समय के लिए? समाजवादी पार्टी पहले भी स्टोव यूज कर चुकी है। मान लीजिए 18 लाख लैपटॉप महिलाओं को, समाजवादी 18 लाख महिलाओं को, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन, एक्सप्रेसवे, तमाम ऐसे काम किए समाजवादी पार्टी ने। आदरणीय नेताजी से लेकर कि उन्होंने किसानों का जो कर्ज माफ किया, जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने वो शहीदों की जो बाड़ी थी घर नहीं आती थी उसके लिए जो काम किया, और तमाम जो काम आदरणीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी ने किए, वो लोगों के सामने खुद लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया। और उसी का फल जो है, जो 2024 में ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते थे, आरक्षण को खत्म करना चाहते थे, लोगों ने उनको दिखा दिया कि आरक्षण कोई भीख की व्यवस्था नहीं है, खत्म नहीं होगा। उन्होंने 37 सीट जीत के समाजवादी पार्टी ने जीता और आज इस मुकाम पे है कि देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है देश की। अच्छा, क्या आने वाले समय पे ऐसा हो सकता है कि देश पे, पूरे देश पे जो है समाजवादी पार्टी का एक अपना वर्चस्व होगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें 37 सीटें हम लोगों ने जीती उत्तर प्रदेश में। तो मैंने कहा कि भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है। और आज ये हो पाया बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का, जो भारत बनाना चाहती है समाजवादी पार्टी, उसी की देन है। इस संविधान, जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था की है, आर्टिकल 326 के माध्यम से वोट के अधिकार की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कोई राजा रानी की पेट से पैदा नहीं होगा, वो जनता की वोट से पैदा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिस सोच से चले, वो आज हमको लगता है कि उनका सपना साकार हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसे मैं बैकवर्ड समाज से हूँ, पिछड़े समाज से हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ दलितों का नेता बता दिया गया। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 जो जोड़ा कि एक कमीशन गठित हो जाए, उस कमीशन के माध्यम से पिछड़े समाज को हक और अधिकार मिलने लगे। उसी जो आर्टिकल 340 था, उसी को मंडल कमीशन के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था में लाए। लेकिन क्या कहूँ कि सरकार की किसकी थी किसकी नहीं थी, उस और व्यवस्था को जो लागू नहीं हो पाया, 27% आरक्षण जो लागू होना था। और धन्य मानो मानवर कांसीराम साहब को कि 88 से 90 के बीच में दिल्ली में रैली की कि मंडल कमीशन लागू करो और अन्यथा कुर्सी खाली करो। तब जाके देश में पिछड़े समाज के लोगों को 27% आरक्षण हुई। अच्छा, आजादी के बाद से अगर हम बात करें तो क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को अब जो है उसके बाद से अब किन चीजों से वो अभी वंचित हैं? देखिए, दलित समाज के लोगों ने जाना कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, दबाया गया है, सताया गया है, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों ने अब नहीं जान पाए कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या किस लिए सताए गए हैं, कितना दबाए गए हैं, वो आज तक नहीं जान पाए। अभी कुर्मी समाज के लोग, मैं जिस समाज से आता हूँ समाज की बात करता हूँ, कुर्मी समाज के लोग साहू जी महाराज को नहीं जानते हैं, सरदार पटेल को नहीं जानते। छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। उस दौर में जब उनके वंशज शिवाजी महाराज को किन लोगों ने राज्याभिषेक नहीं किया था, और एक इंसान मिला भी, उसने कहा पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक करेंगे। तो उस दौर में भी जाना चाहे तो उस दौर में लोगों को जान के पता चल सकता है कि किन किन परिस्थितियों का सामना इस समाज को करना पड़ा है, क्या क्या कुरीतियां झेलनी पड़ी। बात करें अगर देश की, तो देश किसी तरीके से जातवाद से तो लड़ ही रहा था, अब धनवाद में भी आ ही गया है। और कब तक देश की तरक्की की अगर बात की जाए और अन्य देशों से तुलना की जाए, तो
अभी भी हम लोग बस केवल जातवाद और धर्मवाद के बीच में पड़े हुए। काफी ऐसे देश है जो अब यही बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो सिर्फ धर्म की और जात की लड़ाई लड़ रहा है। अभी तक अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखूं कि अन्य देशों से अपनी तुलना की जाए, तो अभी भी हम लोग जो है काफी पीछे हैं। क्योंकि देश का व्यक्ति, या मैं बोले बच्चा, एक इंसान बनने से पहले वो एक धर्म का आदमी बनना पसंद करता है कि मैं इंसान बाद में, लेकिन मैं इस धर्म का हूं, मैं इस जात का हूं, मैं इस व्यक्ति का हूं। उस चीज से इंसान मतलब कैसे आगे बढ़ेगा, कब हमारा देश इन सब चीजों से निकल के आपको लगता है कि आगे जाके अपनी खुद की पहचान बना पाएगा? सही सवाल किया भाई आपने। और निश्चित तौर पे जैसे भारत को और चाइना को लगभग बराबर में आज़ादी मिली थी, आज चाइना पूरे वर्ल्ड में आज बिजनेस में सबसे नंबर 1 पे है। और भारत कहाँ पे है? ये धर्मवाद और राष्ट्रवाद की जो चक्कर में जो नौजवानों को फंसाया जा रहा है, इस उद्देश्य से हमें लगता है कि शिक्षा को महत्व देते हुए तभी भारत आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नौजवानों को शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी भारत बढ़ सकता है। तो आप हमारे नौजवानों को कुछ उपदेश दीजिए कि आप तो एक युवा नेता हैं, आप सबकी बात सुनी जाएगी वहां पे। देश का जो युवा है वो आपको देख के आगे बढ़ेगा, कुछ सीखेगा। उनको कुछ उपदेश दीजिए कि हाँ, कि बिल्कुल हम यही उपदेश देना चाहते हैं कि नौजवानों को कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षित नहीं होते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शिक्षित नहीं होते, तो आज ये दौर, ये दिन न देख आज आपाता में बैठा हूँ आपके सामने कैमरे पे, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। कभी समाजवादी आंदोलन में नारा लगाया जाता था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। कि वो और भी कई नारे लिखते थे पहले। वहां मना राम स्वरूप वर्मा लगाया करते थे, कर्पूरी ठाकुर लगाया करते थे। उन सब नारों को देख के यही लगता है कि नौजवानों को जागरूक होना चाहिए। और सबसे अहम चीज है कि शिक्षा जब होगी, आज की आगे की जो पॉलिटिक्स होगी वो भी एजुकेशन की होगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बाहर से भी पढ़ के आए हैं, विदेश से भी पढ़े हैं, यहाँ भारत में भी पढ़े हैं। तो नौजवानों को भी राजनीति में आना चाहिए, पढ़ लिख के। पढ़ाई लिखाई जरूरी है। नौजवानों को यही संदेश देंगे कि शिक्षा बहुत जरूरी है। माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहला स्कूल खोला था। इसी सनातन धर्म में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो उन्होंने 2-3 बातें जो नाराजगी जाहिर की थी, उसमें हिंदू कोड बिल और आर्टिकल 340, यही 3-4 बातें थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तो जो संदेश बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लाइन तैयार की, उसी पे नौजवानों को चलकर शिक्षा जरूरी है। चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है एसआईआर का। एसआईआर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो एक सही चीज लेकर आए हैं कि बस वो एक कुछ तो प्लानिंग चल रही है बीजेपी के माइंड में? क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम ये लगा हुआ है वोट चोरी का। सही कहा भाई आपने। स्पेशल एसआईआर, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, विशेष गहन संशोधन, हम भी चाहते हैं कि जैसे 4 जगह जिसका वोट है 1 जगह हो जाए। और हम चाहते हैं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना करा ले। हम चाहते हैं कि जात के आधार पर लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है वो होना बंद हो जाए, जाति जनगणना करा ले और उसी के हिसाब से भागीदारी, हिस्सेदारी लोगों को मिलनी चाहिए जात के। अच्छा, उत्कर्ष जी के हिसाब से प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा जो जनता किस चीज से पीड़ित हो रही है? जनता महंगाई की मार से पीड़ित है। और जो जनता को चाहिए वो आप देख रहे हैं, कल मेरठ में एक बहन के साथ जो अपमान हुआ है, बहन को 4-5 जो बदमाश थे वो उठा ले गए
अभी तक मिली नहीं। उसकी माँ का गर्दन काट दिया गया। और सरकार इतनी तानाशाह है कि लोग, पीड़ित लोगों को उनके परिवार से मिलने नहीं दे रही। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या है। हम शर्मसार हैं ऐसी सरकार से। हमने कल्पना भी नहीं की थी कभी कि कभी उत्तर प्रदेश में और देश में ऐसी सरकार बनेगी जिससे लोग इतना ज्यादा प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये क्लेम करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। अब आपने देखा मेरठ की घटना, अभी कल परसों की घटना है। अब और भी कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो कहने में करने में अंतर है। उनका नाम यही, काटो फीता बदलो, नाम यही है योगी जी का काम, और कोई काम नहीं। चलिए अब तो 27 के लिए अब क्या प्लानिंग, अब आगे क्या करें? 27 पे हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवाद के रास्ते पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम, सरदार पटेल, इन लोगों के सपनों का भारत बनाने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय का भारत बनाने जा रहे हैं। इस जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक न्याय होगा। हम लोग सामाजिक परिवर्तन करके सामाजिक न्याय। बहुत पहले की बात है, मैं आपसे एक वाकया बताना चाहता हूँ। मानवर कांसीराम साहब लखनऊ में रुके हुए थे। आदरणीय आर.के. चौधरी साहब मंत्री थे। उन्होंने मंत्रियों की लिस्ट बनाई कि किस किस को मंत्री बनाना है। चौधरी साहब ने लिस्ट बनाई किस किसको मंत्री बनना है। सरकार बसपा की और समाजवादी पार्टी के बनने की सरकार बनी। बनने के बाद पहली शपथ आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ली, दूसरी शपथ आदरणीय आर.के. चौधरी साहब ने ली, मिनिस्टर बन गए। एक दौर की बात है कि मानवर कांसीराम साहब लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुके थे। मानवर कांसीराम साहब को दिल्ली जाना था। मानवर कांसीराम साहब वीवीआईपी गेस्ट हाउस से बाहर निकले। पोर्टिको में लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी थी। मानवर कांसीराम साहब ने कहा चौधरी साहब से कि मैं तो मंत्री हूं नहीं, लाल बत्ती की गाड़ी में कैसे मैं सफर कर सकता हूं, कैसे बैठ सकता हूं। तो मानवर आर.के. चौधरी साहब ने कहा, साहब मैं मिनिस्टर हूं और ये मिनिस्टर जो मैं हूं ये आपकी देन है। मिनिस्टर में हूं, ये आपकी देन है। लाल बत्ती मुझे अलाट है, ये आपकी देन है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इस गाड़ी से नहीं जाऊंगा। वो पीछे दूर खड़ी गाड़ी किसकी है, मैं उस गाड़ी से जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए। तो मानवर आर.के. चौधरी साहब कहने लगे, वो साहब गाड़ी मेरी है, मैं जब मिनिस्टर नहीं था उसी गाड़ी से चलता था। कहना हाँ ये गाड़ी हटाओ, वो गाड़ी बुलाओ। उस गाड़ी पर बैठे मानवर कांसीराम साहब और एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। जब लखनऊ कैंट क्षेत्र में प्रवेश किया, ये जो आप बीती है वो मानवर का आर.के. चौधरी साहब ने खुद हम लोगों को सुनाई। जब कैंट में प्रवेश किए मानवर कांसीराम साहब, तो उन्होंने कहा कि चौधरी ये बताओ कि वो निषाद और चौहान, वो दो मंत्री हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं रहता, वो कहाँ है। तो आदरणीय आर.के. चौधरी साहब कहने लगे, साहब वो पीछे वाली गाड़ी से, लाल बत्ती की गाड़ी से पीछे आ रहे हैं। तो मानवर कांसीराम साहब सोचने लगे। सोचते सोचते उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि चौधरी आज मेरा सपना पूरा हो गया। जो समाज सदियों से सताया गया, जो समाज सदियों से मारा गया, जो समाज की हिस्सेदारी भागीदारी नहीं थी, वो समाज शासक बन के लाल बत्ती की गाड़ी से चल रहा है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। तो ये सोच थी मानवर कांसीराम साहब की कि दूसरे को राजा बना देना। आज जो भागीदारी हिस्सेदारी लोगों को मिली, हमारे हिसाब से कि शुरुआत मानवर कांसीराम साहब की थी। मैं उनको ग्रेट थिंकर, बहुत सोचने वाले व्यक्ति थे मानवर। अच्छा, आपके हिसाब से अभी हमारा देश सबसे ज्यादा किस चीज से लड़ रहा है? हमारा देश को अब ऐसे प्रधानमंत्री और हमारे सब जो आधुनिकता से लैस लोग हों, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 100 नंबर की व्यवस्था की थी, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े आला अफसरों को अमेरिका भेजा, न्यूयॉर्क। कहा देख क्या व्यवस्था, 100 नंबर की व्यवस्था क्या है, क्या पुलिस व्यवस्था है वहां। कभी कभी कप्तान से और पुलिस से भी अन्याय हो जाया करते थे। तो जब व्यवस्था देख के यहाँ आए, वापस हुए, तो उन्होंने व्यवस्था देखने के बाद जो 100 नंबर की व्यवस्था हुई यहाँ, आज वो कारगर साबित हुई। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था की थी कि पुलिस के थाने न जाए गरीब व्यक्ति, पुलिस खुद पहुंच जाए उसके यहाँ।
आपने देखा कितनी बड़ी 100 डायल कितना बड़ा आप यहाँ बना है, और जो व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी वो काबिल तारीफ है। तो भारत को ऐसी सोच वाले नेता हो तो भारत आगे बढ़ सकता है, ना कि जातिवाद, धर्मवाद और राष्ट्रवाद में फंसाकर इस देश को नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को लेके जाना चाहते हैं। नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को नहीं ले जाना। कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो हमारा शिक्षा भी मिले, आदमी आगे भी बढ़े, और हर तरीके से आगे बढ़ के ही भारत का एक समग्र विकास हो सकता है। चलिए उत्कर्ष जी, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा मैं आपकी सोच जान करके कि सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। जाने से पहले अगर कुछ आप उपदेश देना चाहें हमारी जनता को। बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि नौजवानों को शिक्षा सबसे जरूरी है, अहम भूमिका जो है शिक्षा की है। शिक्षा के बाद उनको अपनी लाइन तैयार करनी चाहिए, किस लाइन पर वो जाना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से जो बच्चे, उनके माता पिता भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा जिस लाइन में जाए उसको जाने देना चाहिए। उसकी देखना चाहिए कि उसकी सोच क्या है। पहले तो बहुत ज्यादा जो व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग विवादात व्यवस्थाएं हैं लोगों के साथ, और हर तरीके से लोग अभी भी जागरूक नहीं, कुछ रूरल एरिया में नहीं हो पाए। तो उन लोगों को यही आप लोगों के माध्यम से संदेश देना यही है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से ही हर मुश्किल का जो साकार हो सकता है, तो शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा बहुत जरूरी है। तो हम भी युवाओं से ही आग्रह करना चाहेंगे कि शिक्षा की अहमियत को समझें और शिक्षा को ग्रहण करें, जातिवाद को नहीं। धन्यवाद।